नमस्कार। चलिए, आज भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसने देश को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की, सल्तनत से लेकर शानदार मुगलों तक के उस लंबे और दिलचस्प सफर की। ये जो नंबर है 551, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 551 साल हैं। साल 1206 से लेकर 1757 तक का वो लंबा उथल-पुथल भरा दौर, जो कह सकते हैं प्राचीन भारत और आज के आधुनिक भारत के बीच एक पुल का काम करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इन 5 सदियों से भी ज्यादा वक्त में भारत पर राज किसने किया, और उससे भी जरूरी सवाल, उन्होंने इसे हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नए दौर के आने से। सोचिए, 13वीं सदी की शुरुआत। भारत में नए शासक आ रहे हैं, और वो अपने साथ सिर्फ फौज या तलवारें नहीं ला रहे हैं, बल्कि ला रहे हैं एक पूरी की पूरी नई संस्कृति, एक नया नजरिया। तो ये जो दौर था ना, ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियों तक ही सीमित नहीं था। ये सचमुच एक पुल जैसा था। एक तरफ प्राचीन भारत का मौर्य गुप्त काल और दूसरी तरफ आधुनिक ब्रिटिश राज। और इस पुल ने भारत के समाज, राजनीति, कला, हर चीज पर अपनी छाप छोड़ी। हमारी कहानी का पहला पड़ाव आता है दिल्ली सल्तनत। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये भारत की जमीन पर बना पहला बड़ा इस्लामी साम्राज्य था, और इसने कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि करीब करीब 3 सदियों तक यहाँ की तकदीर को शक्ल दी। अब दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी सल्तनत पर किसी एक खानदान ने राज नहीं किया, बल्कि एक के बाद एक 5 अलग अलग वंश आए। इसे एक पॉलिटिकल रिले रेस की तरह समझ सकते हैं। बैटन गुलाम वंश से शुरू हुआ, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधियों के हाथ में गया। सत्ता का यही लेन देन ही तो सल्तनत की पूरी कहानी है। और इस लंबे दौर में कुछ ऐसे नाम सामने आए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी। फिर आती है रजिया सुल्तान। सोचिए, उस जमाने में भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक, ये कितनी बड़ी बात रही होगी। और हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सल्तनत को दक्षिण भारत तक पहुंचा दिया। और मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपनी कुछ कह सकते हैं बड़ी ही अनोखी नीतियों के लिए जाने गए। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। साल था 1526, जगह पानीपत। इब्राहिम लोदी की हार होती है, और बस इसी हार के साथ दिल्ली सल्तनत का चैप्टर बंद हो जाता है। लेकिन जैसा कि होता है, एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी और भी बड़ी कहानी शुरू होती है। एक मिनट, इतिहास का मतलब सिर्फ लड़ाइयाँ, राजा और सल्तनतें तो नहीं होता है ना। तो जिस वक्त ये सियासी उठापटक चल रही थी, तलवारें चल रही थीं, ठीक उसी वक्त समाज के अंदर, लोगों के दिलों में एक खामोश क्रांति भी चल रही थी। ये दौर था भक्ति और सूफी आंदोलनों का। अब ये दोनों आंदोलन, इनके रास्ते शायद थोड़े अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, प्यार और बराबरी के साथ ऊपर वाले से जुड़ना। एक तरफ भक्ति आंदोलन था, कबीर और मीराबाई जैसे संतों के साथ, जिन्होंने सीधे साधे भजनों से लोगों का दिल जीता। तो दूसरी तरफ थे सूफी संत, जिन्होंने अपने संगीत और अपनी बातों से मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। चलिए अब कहानी के दूसरे और शायद सबसे भव्य हिस्से पर आते हैं, शानदार मुगल साम्राज्य। बाबर से लेकर औरंगजेब तक। ये वो जमाना था जिसने भारत को आर्ट, कल्चर और पावर का वो रूप दिया जिसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। तो इस महान साम्राज्य की बागडोर एक से बढ़कर एक सम्राटों के हाथ में रही। बाबर, जो फाउंडर थे, फिर आए अकबर, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और सहिष्णुता से साम्राज्य को मजबूत किया। जहांगीर का दौर कला के लिए जाना गया, तो शाहजहां का, ताजमहल का नाम ही काफी है। और आखिर में औरंगजेब, जिनके राज में साम्राज्य अपने शिखर पर तो पहुंचा, पर विडंबना देखिए, यहीं से इसके ढलान की कहानी भी शुरू हो गई। अकबर के उस सोच की बात करें तो दीने इलाही का जिक्र करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई नया धर्म बनाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये एक प्रयास था सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को एक साथ लाने का, ताकि लोगों में एकता बढ़े। मतलब उस जमाने के हिसाब से ये कितनी आगे की सोच थी। और हाँ, मुगलों को अगर किसी एक चीज के लिए हमेशा याद किया जाएगा तो वो है उनका आर्ट और आर्किटेक्चर। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उस दौर की कहानी कहती हैं, उनकी शान की गवाही देती हैं, जो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं।
लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक वक्त होता है। एक महान साम्राज्य भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकता। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, और जैसे ही सेंटर में पावर कमजोर हुई, भारत के पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर नए नए खिलाड़ी सामने आने लगे। इस बात को समझने के लिए जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये है साल 1700 के आसपास का भारत। साफ दिख रहा है, लगभग 80% सत्ता मुगलों के कंट्रोल में है, मतलब वही सुपर पावर थे। लेकिन ये तस्वीर बहुत बहुत तेजी से बदलने वाली थी। अब देखिए, सिर्फ 50 साल आगे बढ़ते हैं। 1750 में तस्वीर बिल्कुल पलट चुकी है। जो मुगल 80% पर थे, वो अब सिर्फ 10% पर सिमट गए हैं। और उनकी खाली की हुई जगह को किसने भरा? मराठा, सिख, बंगाल, हैदराबाद जैसी रीजनल पावर्स ने। और हाँ, एक छोटा सा हिस्सा देखिए, 5%, यूरोपीय कंपनियां। ये बस एक शुरुआत थी। तो हुआ ये कि मुगलों के कमजोर होते ही एक पावर वैक्यूम बन गया, जिसे भरने के लिए मराठा, सिख, राजपूत ये सब ताकतें मैदान में कूद पड़ी। और इन्हीं के बीच चुपके से भारत के किनारों पर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनियां भी अपनी जड़ें जमा रही थीं, और उनका इरादा सिर्फ मसालों का व्यापार करना तो बिल्कुल नहीं था। और फिर आता है वो एक साल, वो एक तारीख जो भारतीय इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 1757। ये साल था प्लासी की लड़ाई का। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। लेकिन ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी। ये असल में भारत में ब्रिटिश राज की नींव का पहला पत्र था। यहीं पर मध्यकाल का लंबा दौर खत्म होता है और एक बिल्कुल नए औपनिवेशिक युग की शुरुआत हो जाती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर वो यूरोपीय कंपनियां कभी भारत आई ही ना होती, तो आज का भारत कैसा दिखता? इतिहास के बस उस एक मोड़ ने हमारे आज को, हमारी पूरी दुनिया को कितना ज्यादा बदल दिया है ना? इस पर सोचना तो बनता है।